हेलो बच्चों, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। फिजिक्स का जो चैप्टर था फर्स्ट, उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने टॉपिक कवर करे थे साइंटिफिक मेथड्स, डेफिनेशन ऑफ साइंस और डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, और सारे साइंटिफिक मेथड्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी आपकी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, पूरी की पूरी चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने वो 20 क्वेश्चन कर लिए, मतलब जो मैं इसके बाद देने वाला हूँ आपको वीडियो से थर्ड वीडियो, तो बहुत ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। बस वही 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। पर उससे पहले आपको आज की वीडियो एकदम ध्यान से देखनी है, एकदम चिल्ड होकर देखनी है और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत आप नई नॉलेज लेने वाले हो। आज कुछ पुरानी बात नहीं होगी, सब नई बातें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फिजिकल वर्ल्ड पे दोबारा आते हैं। द होल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स, द होल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स, पूरा जो यूनिवर्स है ना वो आप मान सकते हो फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, अब इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा हूं? उसका रीजन है कि आसपास की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, जितनी भी आप चीजें यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स ने उसकी मशीन बनाई है, फिजिक्स ने उसका बेस बनाया है, फिजिक्स ने उसका ये बनाया है कि कैसे वो आपस में कंपोनेंट कनेक्ट होंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमने जो फिजिक्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उन पार्ट्स के अंदर क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमने फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। द होल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स को पूरा का पूरा दो बार में डिवाइड किया। फिर एक बार मेरे साथ आप बोलो कि फिजिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और वो कौन से दो पार्ट है? पहला पार्ट आपका है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, दूसरा होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत नाम में ऐसे सुनने में लग रहा होगा क्लासिकल, जैसे पुराना भरतनाट्यम का डांस होता है तो वो क्लासिकल हो गया। मॉडर्न मतलब नया हिप हॉप काइंड ऑफ डांस। देखो वैसा ही थोड़ा सिमिलर फिजिक्स में भी है। क्लासिकल फिजिक्स हमेशा बड़ी बड़ी चीजों पे ही सिर्फ निर्भर करती है, छोटी चीजों तक नहीं पहुंच पाती, मतलब बहुत गहराई तक नहीं जा पाती, बहुत डीप तक नहीं जा पाती। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो बड़े बड़े आते थे ना, पुराने फोन्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स की देन है। पर आजकल सब चीज़ छोटी हो रही है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, सब चीज़ छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है। तो आपकी जो पूरा का पूरा आपका माइक्रो एसडी है, मतलब आपका माइक्रो एसडी कार्ड है, जो मेमोरी कार्ड है आपका, वो किसकी देन है? मॉडर्न फिजिक्स की। अब दोनों को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। पर उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट ये समझाने से पहले आपको फिजिक्स के तीन आपको ऐसे बेस बताने वाला हूं, फिजिक्स जिन तीन पॉइंट्स पे काम करती है। तो देखो क्या है वो तीन बेस। फिजिक्स कवर करती है सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक चीजों को, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे स्कोप ऑफ फिजिक्स कहां है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो आपको बताना है कि फिजिक्स का स्कोप सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक चीजों पे है, पहला। दूसरा माइक्रोस्कोपिक, और तीसरा आपका मेसोस्कोपिक। अब तीनों को ध्यान से समझना। अगर आप तीनों समझ में आओगे तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगी उसके न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। तो मेसो, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? मैक्रो होती है जो बड़ी चीजों पे सिर्फ काम करे। फॉर एग्जांपल आपकी पूरी की पूरी, अगर हम अर्थ की मोशन, पूरी की पूरी अर्थ की बात करें, पूरी की पूरी अर्थ की बात करें, तो वो किसके अंदर आएगी? आपकी अर्थ के रोटेशन की बात करें कि अर्थ रोटेशन करती है, तो अर्थ का पूरा जो रोटेशन है वो किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक चीजों पे आएगा। ठीक है, एक पूरी गाड़ी का मोशन, पूरी गाड़ी एक चल रही है, उसका पूरा मोशन किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक चीजों पे आएगा। ठीक है, और किस किस चीज का? पूरा का पूरा आपका, जैसे सबसे पहले व्हील रोटेट करवाया था आदिवासियों ने, तो वो एक बड़ी चीज है, वो आपको दिख रही है, वो आपके सामने फिनोमेना होता है, वो आपको दिख रहा है। और बताओ, फैन मोशन कर रहा है। ठीक है, रेलवे ट्रैक पे एक आपकी ट्रेन चल रही है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है मैक्रोस्कोपिक पे। ये बड़ी थोड़ी स्केल पे काम करती है, आपको सामने इसका इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। पर माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है जो बहुत ही कहां होती है, एकदम जिसे बोलते हैं कि जो कहीं ना कहीं इनसाइड अ molecule inside a molecule and atoms
इतनी छोटी फिजिक्स, इसके अंदर आपकी आती है क्वांटम फिजिक्स। आपने अपनी लाइफ में इसका नाम जरूर सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स। क्या होती है? एटम के अंदर जो साइंस है, जैसे हमें बम बनाना है, हमें बॉम्ब बनाना है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि यार बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमें आपस में कोलाइड करवाना पड़ता है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में हिट करते हैं एक दूसरे को, उससे बॉम्ब आपका बनता है। तो वो एकदम छोटी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर जब आप चले गए तो आप आ गए माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। और मेसोस्कोपिक फिजिक्स क्या है? इन दोनों के बीच का लिंक, इन दोनों के बीच का लिंक, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ये कहीं ना कहीं आपका फ्यू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एटम्स, या बोल सकते हो ये आपकी लगती है थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ एटम में। मतलब क्या समझना कि जो फिजिक्स ना ही बहुत बड़ी चीजों पे लगे, ना ही बहुत छोटी चीजों पे लगे, जहां थाउजेंड और आपके हंड्रेड्स ऑफ एटम का कलेक्शन हो ना एक एटम के अंदर, ये तो आप एटम के अंदर पहुंच गए, इसमें आप बहुत ज्यादा बाहर पहुंच गए, अर्थ तक आ गए। पर इसके अंदर आप कहां रहते हो? फ्यू कलेक्शन ऑफ एटम, थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ एटम के अंदर आप रहोगे। तो आपकी तीन फिजिक्स काम करती है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक। अब आपको जो हमने फिजिक्स के दो टाइप पढ़े थे उनके अंदर हम दोबारा आएंगे और दोबारा समझते हैं कि उनको इससे कैसे लिंक कर रखा है, मतलब हमने उन दो चीजों को इससे कैसे लिंक कर रखा है। तो देखो ध्यान से देखना, मैक्रो, माइक्रो और मेसोस्कोपिक चीजें। आ गए हम फिर से फिजिक्स के उन्हीं दो टाइप पे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, ये वर्ड जो क्लासिकल है, ठीक है, ये कहां कहां लगता है, ये आपका वर्ड कहां कहां यूज होता है, इसके और कितने टाइप्स हैं, मतलब ये कहां कहां लगता है। तो सबसे पहले ये आपका लगता है इंजन वगैरह में। इंजन को लोग आपको आप जगह पढ़ोगे कि ये थर्मोडायनामिक के अंदर वर्ड आएगा। जो इंजन वगैरह जहां यूज होता है ना, जैसे आप जानते हो गाड़ी का इंजन, ट्रक का इंजन, आपका रॉकेट का इंजन, सब चीजों का जो बड़ा मेन इंजन है, वो वाला पार्ट आपका आएगा थर्मोडायनामिक, और वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। जितनी भी चीजों का मोशन है, रोटेशन है, जो भी चीज आपके सामने मोशन करती है, आपके सामने आपको दिख रही है कि मोशन कर रही है, तो वो भी आपकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगा। और तीसरा, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आप चीजों की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, कुछ लोग इसे बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या होता है कि एक सॉलिड पे कितनी फोर्स लगाएंगे तब वो टूटेगा। देखो एक नॉर्मल पेपर है, उसमें तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती उसे तोड़ने के लिए, एक पतली सी टाइल उससे भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाती। पर आप समझो कि अगर चीज़ें आपकी मोटी होती चली जाए, एक लेड की दीवार है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला इस दुनिया का, डेंसिटी मतलब जानते हो बहुत ही भारी, हैवी, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इवन लेड पे अगर रेडिएशन भी आएगी ना, न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब कहीं बम है और आपने अपना एक पूरा का पूरा घर बना रखा है लेड से, तो आप बच जाओगे। तो आप समझो कि इसमें आपको किसने बचाया? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ने, मतलब सॉलिड की इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ थी कि वो आप बच गए। तो ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है, इंजन के अंदर चलने वाला मोशन, थर्मोडायनामिक्स, मोशन करने वाली चीजें, और जितने भी ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, ये सब आएगी आपकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और क्लासिकल फिजिक्स से पहले मैंने गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये हमेशा क्लासिकल फिजिक्स एक ही चीज कवर करती है, वो है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, कभी भी माइक्रोस्कोपिक नहीं जाती। क्लासिकल फिजिक्स आपकी कभी भी माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक नहीं जाती, हमेशा बड़ी बड़ी चीजों पे रहती है। पर ये तो आपकी दोनों पे जाएगी। जो आपकी नेक्स्ट आपकी फिजिक्स है, जो कि कौन सी है? मॉडर्न फिजिक्स। ये आपकी दोनों पे जाएगी, माइक्रोस्कोपिक भी और मेसोस्कोपिक भी। माइक्रोस्कोपिक क्या है? मैक्रोस्कोपिक बहुत छोटी चीजें, एकदम एटम्स, न्यूक्लियस, इन तक के लेवल पे चले जाना। और मेसोस्कोपिक ना ही बड़ी चीजें ना ही छोटी चीजें, उन दोनों के बीच का लिंक, जो थोड़ा कलेक्शन ऑफ 100 या 1000 या 10,000 एटम आपने ले लिए, उतने ही में मेसोस्कोपिक लगती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि इसके एग्जांपल क्या क्या है। इसके मैंने आपको इन दोनों के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आजकल जो नई चीज चल रही है वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है।
सुपर कंडक्टर होते हैं कि हमें ना एक क्या करते हैं, एक सॉलिड लेते हैं, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने पे वो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो नॉर्मल कंडक्टर होता है, नॉर्मल कंडक्टर मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है, पर अगर हम उसे एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर दें तो हो जाता है सुपर कंडक्टर आपके लगते हैं, आपके किसके अंदर, रॉकेट के अंदर लगते हैं, और आपके लगते हैं किसके अंदर बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन के अंदर भी आपका कहीं ना कहीं सुपर कंडक्टर यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर यूज होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी पे बेस्ड होता है। तो याद रखना, आपकी जितनी भी आजकल फास्ट चीजें हो रही है वो सब किसके ऊपर हो रही है, सुपर कंडक्टर के ऊपर बेस्ड हो रही है। अब आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, पर मैं आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूं कि क्या होता है कि सुपर कंडक्टर को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो उसके ऊपर की बुलेट ट्रेन है ना, वो उसके ऊपर, जैसे देखो नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, वैसे ही वो बुलेट ट्रेन उसके ऊपर रिपेल होती जाती है और वो उसके ऊपर इतनी फास्ट मूव करती जाती है। ये सब किसकी देन है, मॉडर्न फिजिक्स की देन है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो याद रखना कि आपकी मॉडर्न फिजिक्स है वो इन सब चीजों पर काम करती है, माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी, मैक्रो मतलब बड़ी, जो आपको दिख सकती है। अभी आप नॉर्मल घर पे फैन भी चला रहे हो तो उस पर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स लग रही है। तो ये आपकी दो फिजिक्स के टाइप थे। अब आते हैं हम बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से समझना कि फिजिक्स को अपने ऊपर गुरूर क्यों है, फिजिक्स ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड, मान लो बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स को एक ईगो रहती है कि ये दो चीज़ें सिर्फ हम लोग करते हैं। फिजिक्स की ये दो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स को अनोखा बनाती है, और फिजिक्स कहती है कि बस ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा मेन थ्रस्ट है, जिस पे हम टिके हुए हैं। जैसे हमारे घर के दो पिलर होते हैं ना, वैसे ही फिजिक्स के ये दो मेन थ्रस्ट है। फिजिक्स इनका ही हमेशा कोई भी आता है, कोई फिजिक्स की बुराई करना है, फिजिक्स ये दो चीज़ें दिखाती है और बस सामने वाले का सारा धंधा चौपट हो जाता है। तो वो दो चीजें कौन सी है, वो दो चीजें हैं, एक है यूनिफिकेशन। कौन सी है आपकी, यूनिफिकेशन एक चीज, और एक है रिडक्शन। अब देखो नाम तो मैंने आपको बता दिए, और इन्हें फिजिक्स कहती क्या है, इन्हें फिजिक्स कहती है कि ये हमारे मेन थ्रस्ट हैं। क्या है मेन थ्रस्ट? अगर आपसे कोई भी पूछे कि फिजिक्स है, वो देखो, कोई भी बंदा बायोलॉजी लेगा, मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, इवन उसको आपको नेवी में जाना होगा, उसको जाना होगा एयरफोर्स में, तो उससे फिजिक्स तो चाहिए ही चाहिए। हर इंजीनियरिंग लेवल पे आपको फिजिक्स चाहिए। तो ऐसा क्या कर दिया फिजिक्स ने, जो उसको लेना कंपलसरी है और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है मेन थ्रस्ट, ये दो फिजिक्स के। अब ये दो है क्या, यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो। फिजिक्स कहती है कि बहुत सारे अलग अलग लॉ मत पढ़ो, क्या करो, उन लॉ को आपस में कनेक्ट करो और एक लॉ बना दो। बहुत सारे अलग अलग लॉ पढ़ोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा फिजिक्स कहती है यार इतने सब कुछ तुम, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग चीजें पढ़ा रही है, हर पार्ट के बारे में अलग बताती है, पर आपस में लिंक नहीं करती। पर फिजिक्स कहती है कि अलग अलग थ्योरीज पढ़ो और उन सबको आपस में लिंक कर दो। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि क्या है, जैसे कि सैटेलाइट है, हमारे सैटेलाइट जैसे आपकी सैटेलाइट है, सैटेलाइट जब मोशन करती है अर्थ के अराउंड, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी होती है जो उसे रोटेट करवाती है। देखो ये मान लो अर्थ है, इसके अराउंड ऐसे सैटेलाइट मोशन कर रही है, तो ये क्या है, सैटेलाइट मोशन कर रही है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। दूसरा, मून का जो मोशन है, मून का जो रोटेशन है, ठीक है, जो एप्पल फॉल करती है ना ड्यू टू ग्रेविटी, फिर क्या होती है आपका, रॉकेट आप लॉन्च करते हो, लॉन्च करते हो और आप क्या करते हो, सन के अराउंड मोशन करते हैं हम लोग, सन के अराउंड हम क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये कितनी अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनो। देखो सन के अराउंड हमारा मोशन करना, सैटेलाइट का हमारे अराउंड मोशन करना, मून का हमारे अराउंड मोशन करना, रॉकेट का लॉन्च होना और एप्पल का गिरना न्यूटन के ऊपर, ये सब इतनी अलग अलग बातें हैं, ये इतने सारे, इन पे अलग अलग लॉ बनाए जा सकते हैं। पर फिजिक्स कहती है इन सबका एक ही लॉ ले आओ जो कि है ग्रेविटेशन। तो याद रखना, फिजिक्स कहती है
कि सारे लॉज को अलग अलग मत पढ़ो, उन्हें यूनिफाई कर दो। जैसे यूनाइटेड स्टेट है ना, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को मिला के यूनाइटेड स्टेट बना दिया, वैसे ही यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग लॉ को एक लॉ बना दो। स्टडिंग डाइवर्स फिनोमिना इन जस्ट अ सिंगल लॉ इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्या है? फिर से स्टडिंग डाइवर्स फिनोमिना, स्टडिंग मैनी फिनोमिनास इन अ सिंगल लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो ये बहुत ही पहला पिलर है, पहला मेन थ्रस्ट है फिजिक्स का, जो है यूनिफिकेशन। दूसरा रिडक्शन कहता है, रिडक्शन ये कहता है कि बच्चों को डायरेक्ट स्पेस में मत ले जाओ, डायरेक्ट उन्हें रॉकेट लॉन्च करना ना सिखाओ, पहले उन्हें धीरे धीरे सिखाओ कि गाड़ी कैसे मोशन करती है, एक नॉर्मल साइकिल कैसे चलती है, साइकिल से उन्हें थोड़ा गाड़ी तक लेके आओ, गाड़ी से उन्हें थोड़ा सा आप ट्रेन तक लेके आओ, ट्रेन से उन्हें प्लेन चलाना सिखाओ, प्लेन से सीधा फिर रॉकेट पे लाओ। तो ये सब छोटी छोटी कहती है। अगर आपको पूरी गाड़ी पढ़ानी है तो एक साथ मत पढ़ाओ, उसके सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करो, इंजन में कौन सा फ्यूल डलेगा उससे स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या हो? देखो, रिडक्शन का मतलब है कि टू स्टडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ फिजिक्स, फॉर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ फिजिक्स यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक एलिमेंट्री लॉज, इसका मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से सुनो कि आपको ये बड़ी चीज पढ़नी है, ठीक है? ये इतना, अब आपको ये सारा खाना एक ही बार में मुंह में डाला जाए खा पाओगे? बहुत सारा खाना है आपको, 20-25 रोटी है, ठीक है, दाल चावल सब है, पर इतना सारा खाना एक साथ मत डालो, इसको छोटा छोटा थोड़े थोड़े स्ट्रिप में बांटो, और ऐसे करते करते पहले इतना पढ़ाओ, फिर इतना पढ़ाओ, फिर इतना पढ़ाओ, फिर ज़्यादा पढ़ाओ। तो ये है रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ स्टडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बाय रिड्यूस्ड सिंपल लॉज। तो ये है आपका रिडक्शन। तो फिजिक्स के दो पिलर क्या क्या है? पहला, बड़े बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनास को एक लॉ में स्टडी कर लो, और जब आप एक लॉ पढ़ते हो तो उसको भी ब्रेक कर लो, उसको भी थोड़ा बेसिक जितना आप खा सकते हो थोड़ा दो आपको, तो इससे बोलते हैं रिडक्शन। तो ये आपकी जैसे पहली बुक पूरी है ना, वो आपको मोशन के बारे में ही सिखाएगी, पर इतना मजा आएगा क्योंकि वो छोटी बातें आपको सिखाते बड़े लेवल तक लेके जाएगी, और आखिरी में आते आते आप सब कुछ सीख जाओगे। रोटेशनल ग्रेविटेशन, आखिरी चैप्टर ग्रेविटेशनल है पहले बुक का, तो आपको सीधा ग्रेविटी नहीं लेके जाएगी, पहले धीरे धीरे मोशन से स्टार्ट करेगी, सिंपल यूनिट में मेजरमेंट बताएगी, और उसके बाद आप पहुंचोगे लास्ट हमारी डेस्टिनेशन पे। तो ये यूनिफिकेशन और रिडक्शन। उसके बावजूद फिजिक्स एक ऐसी है जिसने दो अलग अलग नाम दिए हैं, वो नाम कौन सा है अभी देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 है ना? अच्छा, रस्सी तो काट दी, वो काट दे बीच में। हाँ, वाड़ काट दो। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों अब मैंने आपको बताया वो चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स कहती है कि ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? फिजिक्स कहती है कि वेरीफाई अलग होता है और आपका प्रूव अलग होता है। यस, वेरीफाई और प्रूव अलग है। ध्यान से सुनो। अब देखो, मैथ्स में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि वेरीफाई प्रूफ एक ही है। नहीं, ठीक है? तो प्रूफ का मतलब ये है, ठीक है, जो सच में एट लास्ट प्रूफ हो गया, मतलब जिसको दी एंड हो गया, जिसका दी एंड हो रहा हो। और वेरीफाई का मतलब फिजिक्स कहती है एट प्रेजेंट आप उस काम चला रहे हो, ठीक है? अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ग्रेविटी का मोशन था, क्या कहता था? न्यूटन ने ये बोला था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई फोर्स है, वो है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है अपने में से सीधी ऐसे अदृश्य, मतलब जो दिखती नहीं है, नॉन विजिबल ऐसे फील्ड निकालती है, और वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती है। तो ऐसा न्यूटन ने बोला, और न्यूटन ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए, बहुत सारे लॉज दिए और बहुत सारे फॉर्मूले दिए। याद रखना, किसके ऊपर? अबाउट ग्रेविटी। तो उसने ग्रेविटेशन के अबाउट बहुत सारे फॉर्मूले दिए, ठीक है, और सारे वेरीफाई हो गए। सब पे डालो, आंसर सही आए।
इसने तो इतना अच्छा सा बताया कि अगर कोई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर जाएगा, अगर आपको इस दुनिया से, इस अर्थ से बाहर निकलना है, तो सिर्फ इसने बताया कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, पर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा सिर्फ रॉकेट करते हैं। तो अगर रॉकेट इतनी स्पीड से जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मान लो आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो आप तो एक सेकंड से भी कम में स्कूल में पहुंच जाओगे, क्योंकि देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चल रहे हो ना आप। तो ये न्यूटन ने बताया कि इतनी स्पीड से जाओगे तो आप पार कर जाओगे किसको, अर्थ को, और आप बाहर कहीं स्पेस में पहुंच जाओगे। पर न्यूटन, क्या ये चीज़ सही है? तो ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई। मतलब एट प्रेजेंट इससे काम चल गया। वेरीफाई का मतलब क्या? एट प्रेजेंट काम चल गया, और बहुत सारे जो लॉ और फॉर्मूला थे वो न्यूटन के वेरीफाई हो गए। और ग्रेविटी, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो गया आपका? वेरीफाई हो गया। बट क्या वो प्रूव हुआ? नहीं, वो प्रूव हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। उसने बोला था कि अर्थ से फील्ड ऐसे जाती है, पर अब पता लग रहा है कि वेव में जाती है। तो क्या दी एंड आ गया ग्रेविटेशन का? नहीं। अब हो सकता है कि फ्यूचर में आप इसके अंदर और बड़ी स्टडी कर दो, बहुत कुछ नया निकाल दो। तो याद रखना, न्यूटन ने बोला था कोई ब्लैक होल नहीं होता, ब्लैक होल तक आ गया। तो न्यूटन वेरीफाई तो है, उसके सारे लॉ काम तो कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशन जो है क्या वो वेरीफाई है, क्या वो प्रूव है, तो आप बोलोगे सर वो प्रूव नहीं है, वो वेरीफाई है। और न्यूटन अभी भी भ्रम में जी रहा है। भ्रम को बोलते हैं हाइपोथेटिकल वर्ल्ड। तो ग्रेविटेशन थ्योरी बाय न्यूटन, ग्रेविटेशन थ्योरी बाय न्यूटन इज वेरीफाइड एंड हाइपोथेटिकल, नॉट प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। बच्चों, अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस चैप्टर का सारा पावर ना इन्हीं 4 फोर्सेस के ऊपर होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बोलते हैं फिजिक्स के अंदर ये 4 फोर्सेस है ना, उन्हीं से सब कुछ होता है। इन्हें बोलते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये फोर्सेस जरूरी नहीं है टच से ही हो। ये फोर्सेस ऐसी होती है जो अपने अंदर से, पता है, ऐसे वाइब्स निकालती है, फील्ड निकालती है। फील्ड का मतलब मैं बता देता हूँ, ये है ना एक टाइप की, आपने मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा 10th के अंदर, कि आपने एक मैग्नेट रखा, उसके आसपास है ना, उसका एक एरिया होता है जहाँ आप, अगर आप लोहा लेके आओगे या फिर आयरन लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको पता है, पर वो फील्ड दिखती नहीं है। वैसे ही ये चारों फोर्स में एक फील्ड होती है कमाल की, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में, और जैसे मैंने आपको बताया ग्रेविटी के अंदर भी एक फील्ड है। आपको पता है सन और अर्थ के बीच में कोई रस्सी नहीं है, वो एक फील्ड है जो उन दोनों को आपस में क्या कर रखी है, जोड़ के रखी हुई है, और वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे अर्थ से भी बहुत सारी ग्रेविटेशनल फील्ड निकलती है जिसके अराउंड सैटेलाइट, मून, ये सब मोशन करते हैं। तो आप याद रखना कि अब हम बात करने वाले हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो फंडामेंटल फोर्सेस है? सबसे पहले जिसका नाम है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। दूसरी ये है आपकी कौन सी फोर्स? इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इनके बारे में डिस्कस क्या करना है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, व्हाट शुड आई रिमेंबर, मतलब का इस चैप्टर में मैं क्या क्या याद रखूँ। तो मैंने आपको ये 8 बातें, आपको लिखने में ज़्यादा लग रही होगी, दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार 8 बातें याद रखनी पड़ेगी, पर बहुत सिंपल है। यस नो और थोड़ा बहुत याद रखना है। तो याद रखना 4 जो फंडामेंटल फोर्सेज है उनको पहले डिनोट करते हैं। पहली जो फंडामेंटल फोर्सेज है वो मैंने आपको बताई, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलेंगे FG, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरी आपकी मैंने बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, FE। एक आप डिनोट करोगे S, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, S फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ FS। और एक है F आपकी W, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले हम देख लेते हैं ये होती क्या क्या है। तो सबसे पहले ये चारों फोर्स लगती किस किस के बीच में है, किन के बीच में लगती है? तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सारे पॉइंट में एक पॉइंट डाला हुआ है कि ये किस किस के बीच में लगती है। तो ये आपकी लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, 2 और मोर मासेस। किस किस के बीच में? 2 मासेस के बीच में लगती है। ये क्या
किसी चार्ज वार्ज के बीच में लगती है? नहीं रे, ये लगती है दो मासेस या दो से ज़्यादा मासेस के बीच में। जो मास होता है ना, जैसे अर्थ और मून बड़े बड़े मास हैं, ऐसी मासेस के बीच में ये लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है? ये बिटवीन चार्जेस। आप इसका क्या लिखोगे? बिटवीन मासेस और बिटवीन चार्जेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? पता है क्या होता है? लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन लेते हैं। देखो, न्यूक्लियस के बाहर तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर वक्कर लगा रहे होते हैं, पर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं? आपके प्रोटॉन रहते हैं और सारे प्लस है। अब एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपस में रिपेल करते होंगे। जैसे आप जानते हो ये चार्जेस हैं, चार्ज अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो रिपेल करते हैं, वैसे ही प्रोटॉन तो आपस में रिपल्शन होनी चाहिए ना, प्रोटॉन आपस में बिखर जाने चाहिए। तो जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो अंदर बाइंड रहते हैं, उन्हें इतनी खतरनाक फोर्स होती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के दो आपस में रिपेल हो रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर भी उनको अट्रैक्ट करके रखती है ये फोर्स। तो याद रखना, ये लगती है बिटवीन चार्जेस, ये लगती है बिटवीन प्रोटॉन्स। देखो कहाँ फिर से एक बार जल्दी बोलो दोबारा, प्रोटॉन्स एंड बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, न्यूट्रॉन्स। अब आते हैं हम, ये आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, वो थोड़ा समझना, थोड़ा अलग है, थोड़ा कम मज़ेदार है। नहीं, इसी के अंदर हम घोस्ट पार्टिकल पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। ये आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? पता है आपको? अंदर है ना न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे पार्टिकल है ना, इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं। तो जब वो मोशन करते हैं ना और कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए, मोशन करते करते कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए, जैसे पता है ना, जैसे दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो क्या होती है? साउंड बाहर आ जाती है। जैसे दो चीज़ें आपस में टकराती है और साउंड बाहर आती है ना, वैसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आप जानते हो, ये भी न्यूक्लियस के अंदर थी, स्ट्रॉन्ग भी, ये भी न्यूक्लियस है। पर पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो किसी चीज़ को बाहर आने नहीं देती। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, वो जब दो चीज़ें आपस में चेंज हो रही होती है, इंटरैक्ट कर रही होती है, तो एक पार्टिकल निकल जाता है जिसका नाम है बीटा पार्टिकल। को दो अलग अलग कलर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। न्यूक्लियस अनस्टेबल होते ही पार्टिकल निकालेगा इलेक्ट्रॉन, वही बीटा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये बीटा पार्टिकल बाहर आ जाता है। ये जस्ट लाइक है कि आप मान लो नेगेटिव टाइप का पार्टिकल होता है जो इस वीक न्यूक्लियर फोर्स से बाहर निकल जाता है। इसीलिए तो देखो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी चीज़ को बाहर नहीं आने देती। पर वीक न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी वीक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो वो चीज़ों को बाहर आने लगती है। तो सबसे पहले एग्जाम में ये आ सकता है कि बिटवीन कहाँ लगती है? तो ये मासेस, ये चार्जेस, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और ये बीटा पार्टिकल के बीच में। क्लियर है? अब आते हैं हम इनमें सब पढ़ते हैं। अब हम इनकी रेंज क्या क्या होती है, तो अब आते हैं हम रेंज के ऊपर। हमने ये जान लिया कहाँ लगती है। ग्रेविटेशन की रेंज क्या होती है? इन्फिनिटी। किसी को नहीं पता ग्रेविटी कितनी दूर तक लग रही है। सन की भी ग्रेविटी पता नहीं कितनी दूर लग रही है। प्लूटो जो प्लैनेट है ना, उससे भी पता नहीं कहाँ दूर। आप जानते हो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर जितनी ग्रेविटीज है पता ही नहीं कहाँ तक कितनी दूर है। तो यहाँ वर्ड आएगा इन्फिनिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगती है, उसका भी कुछ नहीं पता, इन्फिनिटी, वो भी आपकी इन्फिनिटी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ही छोटे एरिया में लगती है, न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियस पता है कितना छोटा होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। 10 देखो, अगर 1 मीटर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये 1 मीटर है, पर इसके नीचे अगर 15 जीरो, ऐसे 15 जीरो नीचे डिवाइड कर दें, 1 मीटर के नीचे 15 जीरो आप ऐसे डिवाइड कर दो उसको, तो आपका इतना कम वैल्यू आएगी। 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का साइज होता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स तो और भी कम, 10⁻⁻16 मीटर। 10⁻⁻16 मीटर, और भी कम। तो याद रखना, एक होती है 10⁻⁻15, एक की होती है 10⁻⁻16, और ये दोनों इन्फिनाइट, इनका रेंज ही नहीं पता ये कितनी दूर लग सकती हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब आते हैं इनका फोर्स का नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब होता है क्या ये सारी अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव भी होती है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव। क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो दो मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं।
सन, अर्थ, मून आपस में अट्रैक्ट होते रहते हैं, कोई रिपेल नहीं होता, तो ये अट्रैक्शन पे काम करती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी जो होती है वो तो अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्शन भी होता है। यस, रिपल्शन भी हाँ, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, और एक नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब भी आपस में ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है। ये अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों, इसमें जाहिर सी बात है इसमें भी ऑलवेज क्या होगा आपका, अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं है, तो चीजों को बाहर निकालती है। तो पता है इसे ना ही ऐसे अट्रैक्शन रिपल्शन बोलते हैं, इसे पता है क्या बोलता है, रेडियो एक्टिव। क्या बोलता है, बोलो बोलो मेरे साथ, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव पता है क्या करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने रेडियम देखा है, रेडियम की वॉचेस आती है, रेडियम के बैंड्स आते हैं, उस पर लिखा होता है माय बेस्ट फ्रेंड ये वो। तो रेडियम पता है क्या करता है, बाहर से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ना ही अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं है, ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में पता है बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तभी तो ऐसा लगता है कि यार चमक रहा है रेडियम। एक्चुअली में रेडियम के आसपास रहना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप जो रोज रोज रेडियम का बैंड ना पहने, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, देखो उसके अंदर पता है ये बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना, ये बीटा पार्टिकल बड़े रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, ये ऐसे लाइट निकालते हैं एब्जॉर्ब करके कि हमारे को कुछ हो सकता है, कैंसर हो सकता है। क्योंकि जिसने इसकी डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी, एक इकलौती साइंटिस्ट उस टाइम की, उनकी जान इसी वजह से गई थी। तो याद रखना कि रेडियो एक्टिव होते हैं, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। तो इनमें से फटाफट बताओ सबसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों कौन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बाकी ज्यादातर सारी अट्रैक्टिव, और वो तो बेचारी रेडियो एक्टिव। अब आते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन कौन फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर का लॉ का मतलब यह है कि इनमें से कौन सी फोर्स जो होती है डिस्टेंस को बढ़ाने पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स कम होना, डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स का कम होना। आपको आगे जाके फ्यूचर में पता लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे आप याद कर सकते हो, या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर से देखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डी भी बोल लिखते हैं, आर भी कुछ लोग लिखते हैं। इनमें से ये कौन फॉलो करती है, देखो आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि आपको ये याद रखना है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसका एक्चुअल मीनिंग है कि अगर आप दो चीजों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कौन कौन करता है, यस ये फॉलो करता है ग्रेविटेशन में से होता है, दो चीज़ें जितनी दूर होगी उनके बीच में ग्रेविटी कम होती जाएगी। इसीलिए सन और जो प्लूटो और दूसरे दूर दूर प्लैनेट है उनके बीच में बहुत ग्रेविटी कम है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप दूर जाओगे आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा और ग्रेविटी कम हो जाएगी। ये भी फॉलो करती है कौन कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपकी फॉलो करती है, ये फॉलो नहीं करती, ये फॉलो नहीं करती, तो मैंने इस पे कैंसिल कर दिया आपको। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, ये दोनों फॉलो करते। देखो धीरे धीरे चीजें हमारी भर रही है, तो यही तो हमें करना है कि धीरे धीरे चीजों को भरना है। अब आते हैं सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, कौन ऐसे सेंटर से सेंटर पे लगती है। कुछ लोग तो पता है क्या बोलते हैं कि ये एक अर्थ है, मान लो ये मून ले लेते हैं और एक ये आप आपकी अर्थ ले लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स साइड से साइड लगती है, सिर्फ साइड से साइड। अरे बकलोलो, साइड से साइड नहीं बल्कि वो सेंटर टू सेंटर लगती है। दो चार्ज के बीच में भी जो फोर्स होती है ना वो भी सेंटर टू सेंटर लगती है। तो ये यस सेंट्रल फोर्स होती है, यस यस नो नो, ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस होती है और वो दोनों सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। दो मासेस के बीच में सेंटर टू सेंटर ग्रेविटी लगती है, दो चार्जेस के बीच में सेंटर टू सेंटर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो आपको देखो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। अब कौन कौन बचा, अब ध्यान से आओ। अब आते हैं हम इनमें से कंजर्वेटिव कौन सी होती है। कंजर्वेटिव 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 मतलब क्या है कंजर्वेटिव का, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब है जो पाथ पे डिपेंड ना करे। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करना क्या होता है, ठीक हो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप अभी बिल्कुल, मैं आपको एक ध्यान से बात सुनना, चाहे आप यहां पर हो अभी जहां मैं खड़ा हूं, चाहे मैं मेट्रो स्टेशन चला गया, ग्रेविटी मेरे लिए चेंज होगी क्या, ग्रेविटी मेरे पाथ पे डिपेंड करेगी क्या। पाथ पे डिपेंड का मतलब है मैं कहां से गया कैसे गया, उस पर ग्रेविटी कोई डिपेंड नहीं करेगी। तो जो आपकी फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करे, ठीक है, वो आपकी कंजर्वेटिव कभी नहीं हो सकती। हर जगह वो जो सेम हो, हर जगह जो सेम हो वो आपकी कंजर्वेटिव होती है। और आप जानते हो ग्रेविटी तो हर जगह सेम है ज़्यादातर, तो याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है क्या ग्रेविटी, यस
ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है? यस है, नो नो, ये दोनों आपकी कंजर्वेटिव नहीं है। यस यस, देखो अब वैसे ही पैटर्न चलता जा रहा है। फाइनली मीडियम पे डिपेंड कौन कौन करता है? मीडियम पे पता है चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज को अगर एयर में रखोगे तो फोर्स अलग होगी, पानी में रखोगे अलग फोर्स होगी, अल्कोहल में रखोगे अलग फोर्स। तो मीडियम पे सिर्फ ये डिपेंड करेगी, बाकी सब क्या होगा? नो। बाकी ये तीनों ही ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ ये डिपेंड करेगी। देखो अब एक बच गया आपका ऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बच गई आपकी ऑर्डर, बाकी सारे हमने फुलफिल कर लिए। इसको आप बना लो और इसको बना के ना नेक्स्ट एमसीक्यू वाले टॉपिक पे बैठना। अगर आप एमसीक्यू वाले टॉपिक पे बैठे, सारे एमसीक्यू ना हो फिर तो आप कभी वीडियो मत देखना। अब ऑर्डर ध्यान से सुनो। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनकी रेंज क्या है, इनकी बेसिकली कितने बड़ी हो सकती है। देखो ग्रेविटी जहां 1 न्यूटन होती है ना, जहां ग्रेविटी 1 न्यूटन होती है, ऑर्डर का मतलब बताता हूं मैं आपको। जहां ग्रेविटी 8 न्यूटन होती है वहां पे पता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे 36 जीरो जब तक लगते रहेंगे, एक के पीछे 36 जीरो जब तक लगेंगे तब तक इतनी आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पावरफुल होती है। तो आप बोल सकते हो कि लगभग 10 की पावर 36 न्यूटन अप्रॉक्स आपकी वहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। जहाँ ग्रेविटी 1 न्यूटन होगी वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर 36 न्यूटन होगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 से लेके 10 की पावर 39 न्यूटन होगी। मतलब इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितनी होगी ना 36, देखो 10 की पावर 36 है, उसके अंदर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई और कर दे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 38। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम क्या आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो आप बोलोगे हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी आपकी 100 गुना आपकी क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जहां 10 की पावर 36 वो तो बहुत ज्यादा है ही, पर उससे भी बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और आखिरी में आप ध्यान से समझो, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगी वो आपकी होगी 10 की पावर 26 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपकी 10 की पावर 26 न्यूटन होगी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है 10 की पावर 13 का। इन दोनों में डिफरेंस होता है 10 की पावर 13 का, क्योंकि अगर आप 10 की पावर 26 इंटू 10 की पावर 13 और करोगे तभी आएगा 10 की पावर 39। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है 10 की पावर 13 का। तो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चार्ट को आपको बना के रख लेना है। एमसीक्यू वाले टॉपिक पे आप जरूर बैठना है, एक बार चार्ट पे थोड़ा नजर डाल लो आप अच्छे से। बच्चों फिजिक्स कितनी चीजें, कितनी रेंज तक कवर कर सकता है, कितना टाइम कैलकुलेट कर सकता है, कितना लेंथ कैलकुलेट कर सकता है, कितना मास कैलकुलेट कर सकता है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया है कि फिजिक्स जो है ना 10 की पावर -16 मीटर से, इतनी छोटी चीज से 10 की पावर 40 मीटर तक आराम से कैलकुलेट कर सकता है। इसके बीच में अगर आपसे कोई पूछे क्या 10 की पावर -14 मेजर कर सकता है? हाँ, आराम से कर सकता है। क्या 10 की पावर -10 कर सकता है? आराम से मेजर कर सकता है। क्या 10 की पावर -14 से लेके 10 की पावर 30 मीटर तक कवर कर सकता है? हाँ, इसके बीच में ही तो है। 10 की पावर 40 से कम 30 है और 10 की पावर 16 के अंदर -14 आ जाएगा। तो याद रखना फिजिक्स जो है इतनी लेंथ रेंज आराम से कवर कर सकता है। दूसरा, कितना मिनिमम टाइम कैलकुलेट कर सकता है, कितना मैक्सिमम? तो 10 की पावर -22 सेकंड तक से लेके, और इतना छोटा टाइम 10 की पावर -2 सेकंड का मतलब जानते हो? 1 सेकंड के नीचे, 1 सेकंड जो आपका है उसके नीचे ऐसे एक के पीछे कितने जीरो? 22 जीरो। इतना छोटा टाइम भी फिजिक्स कैलकुलेट कर सकता है, एक पल का ऐसे बहुत छोटा टाइम, और 10 की पावर 18 सेकंड तक आराम से कैलकुलेट कर सकता है। और मास कितना कवर कर सकता है? 10 की पावर -30 टू 10 की पावर -55 kg। सिर्फ ये लिख के रखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस पे ऊपर क्वेश्चन आएगा, हम कर लेंगे कि 10 की पावर -16 से 40 तक लेंथ कितना टाइम कितना मेजर कर सकता है? 10 की पावर -22 टू 10 की पावर -18 सेकेंड। और कितना मास मेजर कर सकता है? 10 की पावर -30 टू 10 की पावर 55।
तो आपको बात समझ में आई होगी। तो एक बार देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि फिजिक्स जो है वो आपकी दो चीज़ों के ऊपर है, क्लासिकल और मॉडर्न। फिजिक्स जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, क्लासिकल और मॉडर्न। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने देखा फिजिक्स यूनिफिकेशन कर सकती है और रिडक्शन कर सकती है, फिजिक्स यूनिफिकेशन और रिडक्शन कर सकती है। और आपका फिर हमने पढ़ा कि वो फिजिक्स आपकी पर्टिकुलर आपकी काम कर सकती है किस किस के दो चीज़ों के बीच में, आपकी जब एक या तो वेरीफाई कर सकती है या चीज़ें प्रूफ कर सकती है। जैसे किस फिजिक्स को जब भी कोई भी चीज़ अप्रॉक्सीमेट निकालनी होती है ना, ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ अप्रॉक्सीमेट निकालनी होती है तो वो एक सिग्निफिकेंट नंबर तक निकाल देती है, उसे सिग्निफिकेंट नंबर तक निकाल देती है। आपको मैं जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे पाई है ना, ठीक है, हम लेते हैं उसको 3.14 पर या फिर 22/7, पर आपको पता है इसके पीछे भी बहुत सारी डिजिट कभी खत्म ही नहीं होती, पाई की वैल्यू इतनी चलती ही रहती है। तो फिजिक्स हमेशा कोई भी चीज़ को निकालना होता है ना तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल के दे देती है, जैसे पाई की 3.14, पर आपको आगे भी बहुत ज़्यादा है, पर इतनी हमें आगे दो ज़रूरत है, 2 डिजिट तक। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स पे भी फिजिक्स बहुत काम करती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमने रेंजेस के बारे में पढ़ा। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लो कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डर करो, ठीक है, अरेंज दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अरेंज दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दी फोर्सेस, कि सबसे छोटी फोर्स कौन सी है, फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में बताओ। तो सबसे छोटी फोर्स आपकी Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आपकी कौन सी, बताओ जल्दी। उसके बाद आपकी आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आती है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी से तो अच्छी है। और फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर आती है आपकी कौन सी, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको इस तरीके से एक ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहता है। एक और मैं बता दूं, जहां ये 1 न्यूटन होगी वहां ये कितनी होगी, 10⁻26 न्यूटन। वहां ये कितनी होगी, 10⁻36 न्यूटन। और ये कितनी हो सकती है, 10⁻38 से लेके 39 न्यूटन तक, इतनी ज़्यादा। ठीक है, कोई पूछे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे वीक न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू 10⁻13 टाइम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। इस तरीके से भी आप, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बारे में बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये 36 है, 38 है, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। ऐसे भी आप ऑर्डर बता सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर मेन सारा ये था। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ बता दूं कि जब मैंने आपको बताया कि एक होती है चीज़ें वेरीफाई और एक होती है प्रूव्ड, तो आपको मैं एक बात बता दूं, वेरीफाई जो एट प्रेजेंट चल रही है, तो एट प्रेजेंट इस दुनिया में 4 बेसिकली कंजर्वेशन की थ्योरी चल रही है। ठीक है, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कोई बोलता है कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी चल रही है, लिखते रहना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी आपकी चल रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या होता है, जब आप किसी को पंच करते हो या किसी को हिट करते हो तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हो, और अगर आपको ऐसे पंच करे तो आपके अंदर एनर्जी आ गई ना, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आता है इसके अंदर। फिर आती है आपकी कौन सी थ्योरी, तो आपको पहली थ्योरी मैंने बताई कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी बताई ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको सिर्फ ये 4 बातें याद रखनी है। तो ये 4-5 आपको बातें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ें नोट कर लेना जो मैंने बोर्ड पे लिखी। नेक्स्ट हम इसके 20 मेन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय।